चीन कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताकर सड़क बना रहा है और बीजेपी अपने दफ्तर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग कर फोटो शेयर कर रही है। तो सवाल उठता है, हमारा विरोध सिर्फ कागजों तक सिमट गया है क्या? दरअसल चीन ने एक बार फिर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी। शक्सगाम घाटी को अपना बताकर वहां धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक तरफ चीन हमारी जमीन निगल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठकें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया पूछ रही हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या मीडिया इसको पूछेगी? बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर यही काम किसी विपक्षी दल ने किया होता, कांग्रेस ने किया होता, तो अब तक उसे चीन का एजेंट और देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने एक ऐसा काम किया है जिससे चीन को लेकर सवाल उठे। लगातार छूटें दी जा रही हैं, कई लगातार ऐसे ही काम किए जा रहे हैं। बड़े ठेके, 750 अरब डॉलर जैसे बड़े अमाउंट के सरकारी ठेके चीन को देने की तैयारी है, योजना बनाई जा रही है। और इस बीच शक्सगाम पर चीन की ये हिमाकत। तो क्या लाल आंख दिखाना अब सिर्फ चुनावी जुमला रह गया है? आज इसी विषय पर करते हैं चर्चा। आज हम खोलेंगे चीन की हिमाकत के पर्दे, बीजेपी की गुप्त मुलाकातों का राज और पूछेंगे क्या ये सब देशभक्ति का नया चेहरा है, और पूछेंगे क्या मोदी है तो सब मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, ये क्या हो रहा? अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और चीन का पाकिस्तान के साथ रिश्ता जारी है। बल्कि प्रगाढ़ हो रहा है। वो आधुनिकतम 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी दे रहा है। वो सारा कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। और यहाँ कार्यक्रम ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, उसके पार्टी के दफ्तर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ये मुलाकात होती है, मेल मिलाप होता है। और खबर ये है कि वो आरएसएस से भी मिलेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज मिल लिए, उससे मुलाकात भी कल बीजेपी से मिले, आरएसएस तो पूरा संघ परिवार अब चीन के साथ खड़ा हो गया है। इसका मतलब ये निकलता है अब ये एक तरह का दोगलापन है, दोहरा डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, दो मुहापन। वो है कि जब सीपीसी या चीन की कोई डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलता है तो राहुल गांधी उसमें षड्यंत्र करते नजर आते हैं। चीन के एजेंट, देश विरोधी, देशद्रोही वगैरह वगैरह। अब यही सरकार, यही पार्टी जो सत्ता में है और उसका संगठन आरएसएस उससे मिल रहे हैं तो चुप्पी है, खुशी मनाई जा रही है। ये दोगलापन क्यों है? देखिए, पार्टी टू पार्टी संबंध होते हैं। कांग्रेस पार्टी भी चीन गई, बीजिंग में उसने मुलाकात की सीपीसी से। दुनिया भर में ये राजनीतिक दलों के बीच आदान प्रदान होता है विचारों का, वो सब अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन एक तो पहले आपने इसको इस रूप में पेंट कर दिया कि चीन की किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी या किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलना, किसी व्यक्ति से मिलना भी देशद्रोह है। और आप उसके ठीक उलट व्यवहार करते हैं। आप भूल जाते हैं कि अभी 5 साल पहले गलवान में 2000 स्क्वायर फीट जमीन चीन ने हमारी कब्जा ली है और आप उसको भूल बैठे हैं। आप अब ये जो आपने शक्सगाम घाटी या वादी का जिक्र किया है, वहां पर चीन सड़क निर्माण कर रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है वो, और उससे उसका पूरा काम आसान होने वाला है। लेकिन सिर्फ ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका महत्व इसलिए नहीं है, ये सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो इलाका है वो सियाचिन से बिल्कुल लगा हुआ है। सियाचिन से भारत पाकिस्तान पर नजर रखता है क्योंकि वो बहुत हाइट पर है, और यहाँ से काराकोरम मार्ग भी वहीं पर है, वहां से वो चीन पर नजर रखता है। तो ये दोनों पॉइंट भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो शक्सगाम वैली अगर इस तरह से कब्जा करके और चीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी सेना भी तैनात करेगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा, सामरिक चुनौती बन जाएगा, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ये जो शक्सगाम वैली है, इसके उत्तर में चीन का सिंजियांग प्रांत भी है,
वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो शिनजियांग में ये पहले भी खबरें आती रही हैं कि चीन ने अपनी काफ़ी सेना तैनात करके रखी हुई है, वहाँ डिप्लॉय करके रखी हुई है और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरफ लद्दाख, गलवान, शक्सकाम वैली और दूसरी तरफ अरुणाचल, जहाँ पर गांव बसाए जा रहे हैं चीन के, ये सारी खबरें हमारे सामने हैं। और उन सब के सामने रखकर ठीक है कि दुनिया की परिस्थितियां ऐसी हैं जहां आपको चीन के साथ भी अपने संबंध बेहतर करने हैं, लेकिन आप अब पार्टी के स्तर पर संबंध बेहतर करने में जुट गए। अगर सरकार टू सरकार ये संबंधों की बात होती, व्यापार की बात होती, तो ये भी समझ में आता, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से दंडवत होते जा रहे हैं। आप देखिए, आप ही ने जिक्र किया कि करीब 750-800 करोड़ के अरब के जो ठेके हैं, सरकारी ठेके, उनमें अब चीन भी बिडिंग कर सकता है। और वो नौबत क्यों आई? क्योंकि हम वो काम कर ही नहीं पा रहे थे, देरी हो रही थी। बिल्कुल। तो अब आपने अपना कोई होमवर्क नहीं किया है। ट्रंप के बाद चीन के सामने भी सरेंडर कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल सरेंडर है, सिंपल सी बात है। कभी नरेंद्र इधर सरेंडर करते हैं, कभी उधर सरेंडर करते हैं, कभी इधर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कभी उधर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अपने पास कोई थर्ड ऑप्शन उन्होंने रखा नहीं है। उन्होंने कोई तीसरा रास्ता सोचा और उसकी तैयारी ही नहीं की है। 5 साल काफी होते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर सकते थे अपने बहुत सारी चीजों के लिए। आप तो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे अमेरिका पर। अब अमेरिका ने गच्चा दे दिया तो आप फिर भागे पर जा रहे हैं, और हमारा व्यापार घाटा चीन के बढ़ता जा रहा है, कई गुना बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद समझ में नहीं आ रही है। तो सवाल ये है कि आप, एक तो आपकी जो विदेश नीति है, जो आपकी व्यापार नीति है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर चीन के साथ आप संबंध सुधार रहे हैं और कोई दूसरा मुलाकात करता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आप उस पर शक क्यों करते हो? क्योंकि आपके दिमाग में केवल और केवल षड्यंत्र बनते रहते हैं। आप षड्यंत्र के बारे में सोचते हो। वही है ना कि आप करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, मतलब हम करें तो रासलीला, वो करें तो करेक्टर ढीला, ये उल्टा। ये जो सोच है कि मुख्य विपक्षी दल को, नेता प्रतिपक्ष को आप हमेशा एक षड्यंत्रकारी के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते रहते हो, और ठीक वही एक्टिविटीज जब आप करते हो तो आप सच्चरित्र हो जाते हो, आप देशभक्त हो जाते हो। ये जो विरोधाभास है, पाखंड है, ये इस घटना से बिल्कुल साफ होकर सामने आता है। आपको लगता है, कल आशुतोष जी से बातचीत कर रहा था उनके शो में, तो वो भी कह रहे थे कि अगर जो अभी ट्रेड डील की बात है, जैसे पहले दूसरे नेताओं ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी को राजीव गांधी ने भेजा, बाकी नेताओं को भेजा था, इस बार ये राहुल गांधी को ट्राई करते तो, लेकिन इनको ये डर, और फिर पूरा एक भारत जाता। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। हाँ, तो अब इस बार ये राहुल गांधी को ट्राई करते। देखिए, ये ऐसी क्राइसिस के पीरियड में अंकुर जी यही होता है। हाँ, बल्कि क्राइसिस ना हो तब भी ये होता है कि आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते हो। हाँ, अपोजिशन के साथ विचार विमर्श करते हो, आप उसको कम से कम विदेश नीति के मामले में तो एक राय बनाते हो, सर्वानुमति बनाओ, तो उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, सरकार को ताकत मिलती है कि अगर हम विदेश नीति के मामले में कुछ ऐसा काम करेंगे जो देश हित में है और उसकी उल्टी प्रतिक्रिया बाहर होगी तो हमारे साथ हमारा विपक्ष भी खड़ा है। तो वो जो राजनीतिक जोखिम होता है वो कम हो जाता है। राजनीतिक जोखिम हो जाता है तो आप फैसला लेने की सूरत में ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन आप तो अछूतों की तरह व्यवहार करते हैं राहुल गांधी के साथ, विपक्षी दलों के साथ, दुश्मन की तरह। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था पिछले साल जब 240 सीटों पर गिर पड़ी थी भाजपा, तब ये कहा था उन्होंने कि विपक्ष को प्रतिद्वंदी समझो, शत्रु मत समझो। और यहाँ हाल ये है कि उन्हें प्रतिद्वंदी समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको जहां जहां भी इस तरह की जो राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उनमें साथ लेना चाहिए विपक्ष को। कभी कोई विचार विमर्श देखा आपने? टैरिफ के मामले में इतने दिनों से चल रहा है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग देखी?
ऑपरेशन सिंदूर पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? ये इस सरकार का चरित्र है। ये एकला चलो की राह पर है। ये मैं हूं और कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। और इसी वजह से ये सरकार भी गड्ढे में जा रही है, देश को भी गड्ढे में ले जा रही है। आप कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि हम बहुत बैलेंस विदेश नीति कर रहे हैं, उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है, खासकर भारत को। ये बैलेंस नहीं, एक खतरनाक विदेश नीति है, इनकी कुछ समझ नहीं आता। देखिए, बैलेंस नीति की जरूरत पड़ती है, बैलेंस है ही नहीं। ये क्या है कि आप तय नहीं कर पा रहे हो कि यहां या वहां। ठीक है, बैलेंस नीति क्या थी? हम किसी के साथ पूरी तरह से नहीं है। हमारे रिश्ते रूस के साथ भी हैं, चीन के साथ, अमेरिका के साथ भी हैं, चीन के साथ भी है, अमेरिका के साथ है। ये होती है एक बैलेंसिंग एक्ट, उसमें जरूरत पड़ती है फॉरेन पॉलिसी में, और उसमें कोई बुराई नहीं होती। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, ये डर कर ढुलमुल नीति का लक्षण है कि आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आपकी विदेश नीति क्या होनी चाहिए। आप कैसे किसी से दुश्मनी मोल लिए बगैर अपने स्वार्थों को, राष्ट्रीय स्वार्थों को, राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। आपको अगर ट्रंप धमका रहे थे, उसी समय आपको अपनी नीति को साफ सुथरा बनाकर एग्रेसिवली करना चाहिए, जैसे कई देशों ने किया भी। कनाडा डटा रहा, मैक्सिको, कोलंबिया, कितने देश हैं जिन्होंने डटे और उन्होंने किया। अभी जो खबर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी अगर एक फोन कर देते ट्रंप को तो डील हो जाती, वो क्या था? आप डरे हुए थे ट्रंप से, आप डरे हुए थे और उनसे बात करने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए आपने फोन नहीं किया। तो ये एक डरपोक सरकार की नीति है। आपको लगता है ये पीएम मोदी विपक्ष को अगर इसमें जोड़ें, राहुल गांधी ने कहा कि पहले ये बड़ी मजबूत शख्सियत लगते थे, लेकिन मैं इनसे एक दो बार मिल लिया, उसके बाद तो ये तो बहुत ही कमजोर शख्सियत है, इसलिए और भी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये विपक्ष से मिलते नहीं है और ना कॉल कर। इनकी कमजोरी तो कुछ है, दूसरी रीजन्स हैं, लेकिन उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। और रीजन ये है कि अपनी कमजोरी छिपाने के कारण भारत को कमजोर करना ही है। देखिए, अब ये राहुल गांधी के हवाले से हमें समझने की जरूरत नहीं, पूरा देश देख रहा है। पिछले 1-1.5 साल में खास तौर पर जिस तरह से हमारी विदेश नीति और हमारी आंतरिक नीति भी, हमारी इस सरकार जो अंदर देश घरेलू मोर्चे पर काम कर रही है, उसमें भी वो कमजोरी दिखती है। अब एक असुरक्षित प्रधानमंत्री है जो अपनी छवि की केवल चिंता कर रहे हैं, अपनी लीगेसी क्या हो इसकी चिंता कर रहे हैं, उन्हें देश की चिंता नहीं है। देश की चिंता होती तो इस तरह से व्यवहार ना करते, अपने को आगे नहीं रखते, देश को आगे रखते। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर एक टीम की तरह भी काम कर सकते हैं ऐसे मौके पर। ठीक है कि चुनाव में और दूसरे मोर्चों पर उनकी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, खींचतान होती है, वो चलती रहेगी। लेकिन जहां देश के राष्ट्रीय हित आ जाते हैं, वहां एक तरह का मेल मिलाप, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होनी जरूरी है। और ये हम पिछले 11 सालों से इसका अभाव देख रहे हैं। 11 साल हो गए हैं, ये सरकार अपोजिशन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए कि जब तक कांग्रेस के पास जो जरूरी रिक्विजिट सीटें नहीं थी, तब तक लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है, तो आप गिनती के चक्कर में पड़े रहे, या कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते थे, या राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, या विपक्ष को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और वही अभी तक चल रहा है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जहां पर मिलजुल कर एक बेहतर काम हो सकता है, वहां नहीं हो रहा है, टकराव हो रहा है। आखिरी सवाल, चीन को इस तरीके से संबंध बनाना और कुछ भी संभालना नहीं, ना तो झुकने, वो तो सेम हाल हो रहा है जैसे ट्रंप का है। ट्रंप भी झुकते नहीं है और आपको बात मनवा लेते हैं, ऐसा लग रहा है चीन के सामने भी इनका हुआ है। इससे भारत को आगे भविष्य में अगर पूरा ऐसा चलता रहा और कुछ भी आपने कुछ नहीं कराया उनसे, न करा पाए, और उसने चारों तरफ से आपको घेर लिया, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान तो पहले से ही है, हर जगह से, तो इसका नतीजा क्या होने वाला था? देखिए, पहले ट्रंप के सामने सरेंडर, अब चीन के सामने सरेंडर। चीन के सामने आपकी हैसियत सचमुच में अब बहुत कम हो गई है,
क्योंकि चीन एक बहुत इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है और नंबर 2 तो है ही दुनिया में। अब आपके सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि चीन की बातों को आप स्वीकार करें। आप समझदारी से, कूटनीति से, राष्ट्रीय स्तर पर एक एकता करके कुछ चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन चीन आपके दरवाजे पर खड़ा है और भीम काय है, वो विशाल काय है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी अर्थव्यवस्था बहुत कुछ डिपेंड करती है चीन पर। आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चीन से लेने पड़ते हैं। अगर वो आने बंद हो जाए तो आपकी अर्थव्यवस्था का कबाड़ा निकल सकता है। तो ये ऐसे पहलू हैं जिनके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। 11 साल तो इस सरकार ने ऐसे ही बतौलेबाजी में गंवा दिए और अब हम पा रहे हैं कि वो कहीं नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, बहुत ही क्राइसिस है, ये बहुत बड़ी क्राइसिस में है देश, और इसे ये सरकार समझ भी रही है अगर तो छिपा रही है, देश से छिपा रही है। क्योंकि और इसीलिए ध्यान बटाने के लिए कभी बदला लेने की बात कही जाती है, कभी सोमनाथ मंदिर आ जाता है, कभी कुछ और नरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। तो हमारे सारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब छिपाने का खेल चल रहा है, नरेटिव बदलने का खेल चल रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आपने लगाई हुई है, ये तस्वीर बताती है कि ये सरकार कितने दो मुँहेपन के साथ चल रही है। बीजेपी संघ परिवार कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चीन जो इतने बड़े पैमाने पर आपके खिलाफ साजिशें कर चुका है, अभी 7-8 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में कर चुका है, डंके की चोट पे कर चुका है, आज भी कर रहा है, आप उसके साथ इस तरह के मेल मिलाप कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और गर्व के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक। बिल्कुल। तो भारत की विदेश नीति जो बैलेंस की बात होती थी कि बहुत ही तरीके से चलाई जाती थी पहले, लेकिन वो तो अब नहीं, बहुत ही खतरनाक तरीके से चलाई जा रही बातों से निष्कर्ष यही निकलता है। लेकिन पीएम मोदी खुद की तस्वीर बनी हुई पतंग उड़ा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उनके लिए एक विदेश नीति और भारत की राजनीति भी एक रंगमंच है। तो रंगमंच का नतीजा एक प्ले खत्म होता है तो फिर नया प्ले आता है। लेकिन भारत में जिस प्रकार का प्ले किया जा रहा है वो भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। और चारों तरफ से हम जैसे कि घिर रहे हैं चीन से, वो भी खतरनाक है। कुल मिलाकर चारों तरफ से खतरनाक। नरेंद्र मोदी जैसा कि बताया कि इधर भी सरेंडर, उधर भी सरेंडर, और भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.